हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी सीरीज के इस नए वीडियो में। ये आज जो हम चैप्टर देखने वाले हैं कक्षा 6 साइंस का 15वां चैप्टर है। इसके अलावा एक और चैप्टर है जिसको पढ़ने के बाद आपका क्लास 6 का संपूर्ण साइंस समाप्त हो जाएगा। तो इस चैप्टर का जो नाम देख रहे हैं आप वो है हमारे चारों ओर वायु। तो आज हम वायु के बारे में ज्यादातर पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि वायु क्या होता है। ये जो वायु है एक गैस का मिश्रण है। जैसे हमारे चारों तरफ वायु है, इसमें सभी प्रकार के गैसें उपस्थित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन या अन्य और भी गैस इसमें उपस्थित होती है। और ये सभी गैस को सम्मिलित रूप से हम वायु कहते हैं, हवा कहते हैं। ठीक, तो यही लिखा हुआ है, देखिए कि वायु गैसों का मिश्रण होता है तथा यह हमारे चारों ओर मौजूद होता है। हम अपने आसपास मौजूद हवा को देख नहीं सकते हैं, और ये जो हमारे चारों ओर हवा है, वायु है, इसको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ इसे महसूस जरूर कर सकते हैं। कैसे महसूस कर सकते हैं? जब हवा चलती है तो हमारे शरीर को छूते हुए जाता है। जब शरीर को छूते हुए, स्पर्श करते हुए जाता है तो हम महसूस कर सकते हैं कि हाँ कोई ऐसा चीज है, गैस या कोई चीज है जो हमारे शरीर को छूते हुए गया। या फिर अगल बगल में पेड़ पौधा है तो हवा चलती है तो पेड़ पौधा की जो पत्तियां हैं हिलती है, तो उससे भी हम अनुभव कर सकते हैं कि हाँ हवा हमारे आसपास है। अब इसके बाद यदि हम इस वायु का, इस हवा का संगठन देखें कि हमारे आसपास जो हवा है उसमें कौन कौन सी गैस कितनी मात्रा में उपस्थित है, तो इस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में आपका नाइट्रोजन उपस्थित होता है। और नाइट्रोजन 78%, लगभग 78% पूरे वायुमंडल में नाइट्रोजन उपस्थित होता है। उसके बाद 21% आपका ऑक्सीजन उपस्थित होता है, और ये दोनों मिलाकर 99% बनता है। तो इसके अलावा जो 1% बचता है वो अन्य सभी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और सभी गैस इसमें होती है। तो यहां देखिए लिखा हुआ है कि वायु का संगठन नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, अन्य गैस जो है 1% है। वायु का सबसे बड़ा घटक नाइट्रोजन है। हमारे आसपास की वायु में 78% नाइट्रोजन होता है। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि हमारे आस पड़ोस के जो वायु है जो उसमें 78% नाइट्रोजन होता है। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है, परंतु पादप वायु में उपस्थित नाइट्रोजन को प्रत्यक्ष रूप में ग्रहण नहीं कर सकती। यानी यदि पादप को प्रोटीन बनाना है तो उसे नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन डायरेक्ट वो पादप ग्रहण नहीं कर सकता है, तो उसके लिए बिचौलिया की जरूरत होती है। कोई ऐसा व्यक्ति होगा, कोई ऐसा वस्तु होगा, पदार्थ होगा जो उस नाइट्रोजन को किसी और चीज में कन्वर्ट करेगा, और फिर वो चीज जो बनेगा फिर वो पादप ग्रहण करेगी। तो फिर होता क्या है कि पादप जब नाइट्रोजन को प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण नहीं कर सकता तो बिचौलिया कौन आता है? तो बैक्टीरिया आता है। और वो बैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, और जब नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, तो फिर वही पादप नाइट्रेट को ग्रहण कर लेता है। अब ये जो है नाइट्रोजन से नाइट्रेट में बदलना और फिर नाइट्रेट को पादप द्वारा ग्रहण करना, ये सब प्रक्रिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। यानी नाइट्रोजन को प्रत्यक्ष रूप से पादप ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए पादप के जड़ में या कोई भी बैक्टीरिया हो वो क्या करता है? उस नाइट्रोजन को ग्रहण करके नाइट्रेट में बदलता है। तो नाइट्रोजन से नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा? स्थिरीकरण कहलाएगा। किसका? नाइट्रोजन का। और वो जो नाइट्रेट बन चुका है अब उसको पादप ग्रहण कर सकता है। तो वही देखिए लिखा हुआ है, पादप को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है, परंतु पादप वायु में उपस्थित नाइट्रोजन को प्रत्यक्ष रूप में ग्रहण नहीं कर सकती,
डायरेक्ट ग्रहण नहीं कर सकती। मिट्टी में कुछ बैक्टीरिया होती है, क्या होती है? बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। स्थिरीकरण का मतलब बता दिए। ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन के ऐसे कंपाउंड बनाते हैं, यानी कंपाउंड मतलब नाइट्रेट बनाते हैं, जिसे पौधे आसानी से ग्रहण कर पाता है। यदि नाइट्रेट नहीं बनेगा तो पौधा आसानी से ग्रहण नहीं कर पाएगा, और जब पादप नाइट्रोजन ग्रहण नहीं कर पाएगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, और प्रोटीन हम लोग ग्रहण नहीं कर पाएंगे पादप से। हम लोग ज्यादातर प्रोटीन पादप से ही प्राप्त करते हैं, हमारे शरीर में ज्यादातर प्रोटीन नहीं बनती है। अब उसके बाद है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के बारे में बता चुके हैं, यह वायुमंडल का दूसरा सबसे बड़ा घटक है, यानी 78% नाइट्रोजन के बाद 21% ऑक्सीजन ही है, और यह ऑक्सीजन के बिना कोई भी सजीव जीवित नहीं रह सकता। तो हवा का दूसरा बड़ा घटक है जो 21% वायुमंडल में उपस्थित होता है, यानी ऑक्सीजन हवा का दूसरा घटक है, दूसरा सबसे बड़ा घटक है, और जो 21% वायुमंडल में होती है। हर सजीव को श्वसन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, बगैर ऑक्सीजन का कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता, सजीव कोई भी हो। ऑक्सीजन के बिना किसी वस्तु का दहन करना असंभव है। यदि आप किसी चीज को जलाते हैं तो भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो ऑक्सीजन के बिना हम किसी चीज को जला भी नहीं सकते हैं, लगभग चीजों को। श्वसन और दहन के फलस्वरूप CO2 गैस निकलती है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो हम सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, और जो श्वसन क्रिया और साथ ही आपका जो है दहन, श्वसन क्रिया और साथ ही दहन, दहन मतलब किसी चीज को आग लगाते हैं, तो इन दोनों में आपका CO2 बनता है। क्या बनता है? CO2। श्वसन और दहन के फलस्वरूप CO2 गैस निकलती है। हवा के शेष 1% हिस्से में CO2 तथा अन्य गैस जलवाष्प धूलकण होते हैं, यानी ऑक्सीजन के बाद जो 1% बचा है उसमें आपका CO2 होगा, जलवाष्प होगा, धूलकण होगा, और अन्य सभी गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सभी गैस उसमें होगी। अब उसके बाद क्या है? पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की जरूरत होती है, यानी जब पौधे को भोजन बनाना हो, प्रकाश संश्लेषण करना हो, तो उसे किसकी जरूरत होगी? कौन सी गैस की जरूरत होगी? तो CO2 गैस की जरूरत होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेगा, नीचे से जल लेगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसका रिएक्शन होता है। यदि हम इसके रिएक्शन को दिखाना चाहे तो आपका हो जाएगा CO2 और साथ में हो जाएगा जल, और ये किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन करेगा, और आपका ये ग्लूकोज बना करके तैयार कर देगा। तो ये जो ग्लूकोज बना है ये उसके भोजन के रूप में होगा, जो जिससे ये ऊर्जा ग्रहण करेगा। तो ये जो पूरा का पूरा प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण कहलाएगा। अब प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादप CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण होगा तो CO2 ग्रहण किया जाएगा और ऑक्सीजन छोड़ा जाएगा। इसमें एक बात और ध्यान देना है, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए है। कितना व्यक्ति ये समझ लेता है कि श्वसन में पौधे CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। नहीं, श्वसन में पौधे भी ऑक्सीजन ही लेते हैं और CO2 ही छोड़ते हैं। केवल प्रकाश संश्लेषण में वो CO2 ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। बाकी उसको भी श्वसन करना हो तो वो भी ऑक्सीजन ग्रहण करेगा और CO2 छोड़ेगा। ये बात को मुख्य रूप से आप लोगों को ध्यान देना है। इस प्रकार पौधे वायुमंडल में CO2 और O2 का संतुलन बनाए रखते हैं। पादप ही ऐसे जीव हैं धरती पर, ऐसे सजीव हैं जो कभी कभी क्या आप यहां देख रहे हैं कि जब उसे भोजन बनाना हो तो वायुमंडल से CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो CO2 ग्रहण भी करता है, ऑक्सीजन छोड़ता भी है, और श्वसन में ऑक्सीजन लेता है, CO2 छोड़ता भी है। तो पादप ही एक ऐसा जीव है जो ऑक्सीजन भी ग्रहण करता है और ऑक्सीजन छोड़ता भी है, CO2 भी ग्रहण करता है और CO2 छोड़ता भी है। यानी एक तरीका से देखा जाए तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि मान लीजिए ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन छोड़ा तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई, ठीक, और प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो गई। लेकिन श्वसन के दौरान इसका उल्टा होता है। श्वसन में क्या करेगा? वायुमंडल से ऑक्सीजन लेगा
और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। तो ये दोनों काम करता है। तो ये अपने हिस्से का जितना ऑक्सीजन छोड़ा है उतना वो ग्रहण कर लेता है। लेकिन आदमी के पास ऐसा कोई चॉइस है ही नहीं, कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो ये क्या करता है, श्वसन के रूप में ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो मानव या अन्य जीव केवल वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, लेकिन पौधे क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ता है और ऑक्सीजन भी छोड़ता है। तो ऑक्सीजन कब छोड़ेगा, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड कब छोड़ेगा, जब श्वसन की क्रिया होगी। तो इस प्रकार से ये चलता है। तो ये अपना संतुलन बनाए रखता है। इसलिए हम लिखे हैं इस प्रकार पौधे वायुमंडल में CO2 और O2 का संतुलन बनाए रखता है। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जल में वायु। तो जल में वायु का मतलब क्या है कि जितने भी जल है उसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है या फिर हवा मिला हुआ है, इसके हिसाब से तो हम बोलेंगे वायु मिला हुआ है। और वायु मिला होने के कारण ही जो जल के अंदर जीव है वो श्वसन के रूप में हवा को ग्रहण कर सकता है, ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकता है। यदि जल में ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जल के अंदर जो जीव है वो कैसे जीवित रहेगा। और इसका सबूत क्या है कि जब हम लोग पानी को उबालते हैं तो उसमें देखिएगा ध्यान से, छोटे छोटे बुलबुले निकलते हैं। तो छोटे छोटे जो बुलबुले निकलते हैं वो गैस की मात्रा निकल रही है, हवा की मात्रा निकल रही है। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि पानी में भी हवा घुला हुआ है। तो वही लिखा हुआ है, पानी में भी हवा मौजूद रहती है। जल में घुली हुई वायु के कारण ही जलीय जीव पानी के अंदर सांस ले पाते हैं। जब पानी को उबालते हैं तो उसमें से बुलबुले निकलते हैं, जो ये पुष्टि करता है कि जल में वायु होता है। तो इस प्रकार से आपका ये जो अध्याय 15 था वो समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम 16वां अध्याय कवर करेंगे और वो कवर करने के बाद आपका ये एनसीईआरटी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। फिर 7th क्लास का साइंस का एनसीईआरटी चलेगा। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, पहले 6 का खत्म किए, फिर 7th, 8, 9, 10 पहले साइंस को कवर कर लेंगे, फिर अलग अलग सब्जेक्ट को 6 to 12 तक हम लोग कवर करने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दीजिएगा और मन लगाकर पढ़िएगा।